हेलो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में रेलवे 2018 में आए हुए जीएस के कुछ महत्वपूर्ण सवालों और उनके डिटेल्स की चर्चा करेंगे। आइए हम देखते हैं प्रमुख महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, किसान सभा आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन है कर्नाटक, बिहार, गुजरात या महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर हुआ बिहार से प्रारंभ हुआ था। किसान सभा आंदोलन ये बिहार राज्य में स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 में ही बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। अब यह है जो बिहार प्रांतीय किसान सभा है, इसने किसानों पर जमींदारों द्वारा होने वाले हमलों के खिलाफ किसानों की शिकायतों को एकत्र करने का कार्य करती थी। इस प्रकार भारत में किसान आंदोलन की जो गतिविधियां हैं उनकी शुरुआत हुई। भारत के कुछ प्रमुख किसान आंदोलन के बारे में हम देखते हैं। पहला हुआ नील विद्रोह। नील विद्रोह ये 1859 से 1862 में प्रारंभ हुआ था। बंगाल में यूरोपीय बागान मालिकों ने किसानों को खाद्य फसलों के स्थान पे उन्हें नील की खेती करने के लिए मजबूर किया। परिणाम स्वरूप बंगाल में नील की खेती के विरोध में आंदोलन प्रारंभ हो गया। अब दूसरा हुआ पावना आंदोलन। ये 1870 से 80 में प्रारंभ हुआ। पावना आंदोलन 1870 से 80 में प्रारंभ हुआ, जब पूर्वी बंगाल के एक बहुत बड़े हिस्से में जमींदार द्वारा गरीब किसानों से अक्सर बढ़े हुए लगानों और भूमि करों को जबरदस्ती उन्हें वसूला जाता था, जिसके परिणाम स्वरूप यह आंदोलन प्रारंभ हुआ। तीसरा हुआ चंपारण सत्याग्रह। यह 1917 में प्रारंभ हुआ, जब बिहार के चंपारण जिले में यूरोपीय बागान मालिकों द्वारा किसानों से उनकी जमीन का कम से कम 3/20 भाग पर उन्हें नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण पहुंचकर यह आंदोलन प्रारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन है, नील दर्पण पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है दीनबंधु मित्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, कमला बसु या शिवनाथ शास्त्री। इसका सही आंसर है दीनबंधु मित्र। अब दीनबंधु मित्र कौन थे? कि दीनबंधु मित्र एक बंगाली लेखक और एक नाटककार थे। इन्होंने अपने नाटक नील दर्पण में नील की खेती करने वाले भारतीय किसानों के साथ होने वाले जो व्यवहार है इसका बहुत ही इन्होंने मार्मिक ढंग से प्रस्तुतिकरण किया था। नील दर्पण पुस्तक पहली बार वर्ष 1860 में प्रकाशित हुआ था। प्रमुख लेखक एवं उनकी पुस्तक के बारे में अब हम जानेंगे। अरविंद घोष, इनकी पुस्तक का नाम है लाइफ डिवाइन। मुंशी प्रेमचंद, पुस्तक का नाम है गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि। सरोजनी नायडू, इनकी पुस्तक का नाम है गोल्डन थ्रेशोल्ड या ब्रोकन विंग्स। मलिक मोहम्मद जायसी, पुस्तक का नाम हो गया पद्मावत। जयदेव, इनकी पुस्तक का नाम है गीत गोविंद। विशाख दत्त की पुस्तक है मुद्रा राक्षस। और महादेवी वर्मा, इनकी पुस्तक का नाम है यामा। अगला क्वेश्चन है, अधिवृक्क ग्रंथि क्या स्रावित करती है? ऑप्शन है टीएसएच हार्मोन, कार्टिसोल हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन या थायरॉक्सिन हार्मोन। तो इसका सही आंसर है कार्टिसोल हार्मोन। अधिवृक्क ग्रंथि जिसको कि एड्रीनल ग्लैंड या सुक्रिनल ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। अधिवृक्क ग्रंथि एक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अधिवृक्क ग्रंथि का जो कार्य है वो है तनाव की स्थिति में हार्मोन को बाहर निकालना। अधिवृक्क ग्रंथि से जो निकलने वाले हार्मोन होते हैं इनको लड़ो एवं उड़ो हार्मोन या फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है। अधिवृक्क ग्रंथि से 3 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, एड्रेनालाइन, स्टेराइड, एल्डोस्टेरोन और तीसरा कार्टिसोल। ये 3 प्रकार के हार्मोन इससे स्रावित होते हैं। अगला डिटेल्स है प्रमुख ग्रंथियां और उनसे स्रावित होने वाले हार्मोन। अब हम देखते हैं। तो फ्यूज ग्रंथि जिसको कि मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, इससे स्रावित होने वाले हार्मोन है एसटीएच हार्मोन, टीएसएच हार्मोन और जीटीएच हार्मोन। दूसरा है थायराइड ग्रंथि, इसको अवटु ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, इससे थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावन होता है। पैराथायराइड ग्रंथि, इसको पैरावटु ग्रंथि भी कहते हैं, इससे पैराथायराइड हार्मोन निकलता है। जनन ग्रंथि, इससे एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और रिलैक्सिन हार्मोन, ये 3 प्रकार के हार्मोन इससे निकलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय जो है कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है कानपुर में, इलाहाबाद में, लखनऊ में या वाराणसी में। इसका सही आंसर हुआ इलाहाबाद में। अब हम उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के बारे में देखते हैं। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की जो स्थापना है वर्ष 1866 में इलाहाबाद में की गई थी। ठीक, वर्तमान में जो इलाहाबाद का नाम है बदल के क्या कर दिया गया, प्रयागराज कर दिया गया है। अब हम इसके उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में देखते हैं।
क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य ये जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। अब उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा सीटें हैं 80 है, जब और राज्यसभा सीटें 31 है, और लोकसभा विधानसभा जो सीट है वो 403 है। अन्य डिटेल्स हैं। वर्तमान में भारत में कुल कितने 25 उच्च न्यायालय हैं। इनमें से आंध्र प्रदेश का जो अमरावती उच्च न्यायालय है ये देश का 25वां उच्च न्यायालय है। कुछ राज्य और उनसे संबंधित उच्च न्यायालय के नाम हम देखते हैं। पहला है कलकत्ता उच्च न्यायालय। कलकत्ता उच्च न्यायालय है, ये कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 1862 में हुई थी। इसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले राज्य हैं पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार, द्वीप समूह। दूसरा है बम्बई उच्च न्यायालय। ये कहाँ? मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना 1862 में की गई थी। इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं महाराष्ट्र, गोवा, दमन एंड दीव और दादर नगर हवेली। तीसरा मद्रास उच्च न्यायालय चेन्नई में स्थित है। स्थापना 1862 में हुई थी। तमिलनाडु और पुडुचेरी इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। कर्नाटक उच्च न्यायालय ये अपने बंगलुरु में स्थित है। स्थापना 1884 में हुई थी। ये कर्नाटक राज्य है। तेलंगाना उच्च न्यायालय ये हैदराबाद में स्थित है। स्थापना 1 जनवरी 2019 को स्थापना हुई थी और तेलंगाना इसके अधिकार क्षेत्र में है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? वाई रेड्डी, अरविंद बनगड़िया, राजीव कुमार और एन.के. सिंह। इसका सही ऑप्शन है अरविंद बनगड़िया। अरविंद बनगड़िया इनके सही ऑप्शन है। अरविंद बनगड़िया को भारत सरकार द्वारा 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब हम वित्त आयोग के बारे में देखते हैं, जानेंगे कि वित्त आयोग क्या है। वित्त आयोग है, इसकी स्थापना 1951 में की गई थी। वित्त आयोग जो है एक प्रकार का संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग का जो गठन है संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के लिए किया जाता है। वित्त आयोग की स्थापना का उद्देश्य है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करना है। भारत में जो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष के.सी. नियोगी बनाए गए थे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? एन.के. सिंह को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, शक्ति ज्ञात करने का सूत्र क्या है? ऑप्शन है समय बटे कार्य, कार्य गुणे समय, समय बटे क्षेत्रफल या कार्य बटे समय। तो इसका सही ऑप्शन है कार्य बटे समय, ऑप्शन डी। अब हम देखते हैं शक्ति क्या है। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति का जो एसआई मात्रक है वह वाट होता है। शक्ति का फॉर्मूला है कार्य बटे समय, और शक्ति का दूसरा मात्रक है अश्वशक्ति होता है, और एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट है। अगले डिटेल अन्य बात पूरे तथ्य। अब कार्य क्या होता है? किसी वस्तु पर लगाए गए बल और बल की दिशा में विस्थापन के जो गुणनफल है इनको ही कार्य कहा जाता है। कार्य एक अदिश राशि है। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। कार्य का फॉर्मूला है बल गुणे विस्थापन। अब दूसरा है ऊर्जा। तो किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहा जाता है। ऊर्जा एक अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक हो गया जूल। चाल, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड में जो तय की गई दूरी है इसको ही चाल कहा जाता है। चाल एक अदिश राशि है और चाल का एसआई मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। अब वेग, किसी वस्तु की निश्चित दिशा में विस्थापन की जो दर है इसको ही वेग कहा जाता है। वेग एक सदिश राशि है और वेग का एसआई मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है, फॉल्स स्टार्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? कुश्ती में, पोलो में, एथलेटिक्स में, बिलियर्ड्स में। तो इसका सही आंसर है एथलेटिक्स में। फॉल्स स्टार्ट शब्द यह दौड़ की प्रतियोगिता से आता है। जब कोई भी खिलाड़ी गन शॉट से पहले ही अपनी दौड़ को शुरू कर देता है तो उसको फॉल्स स्टार्ट माना जाता है। अब हम कुछ और डिटेल्स देखते हैं। कुछ प्रमुख खेल और उनकी शब्दावलियां, जैसे क्रिकेट खेल है। क्रिकेट में कौन कौन सी शब्दावलियां यूज होती है आइए जानते हैं। चाइना मैन, गली, स्ट्रोक, मिड ऑन, हुक, ये सभी क्रिकेट में यूज होने वाली शब्दावलियां हैं। हॉकी, इसकी शब्दावलियां है स्टिक, गोली, शूटिंग, ऑफवर्टी, फुल बैक। फुटबॉल, इसकी प्रमुख शब्दावली है हाई बेकर, स्ट्राइकर, स्वीपर, रेफरी, फ्री किकर। वॉलीबॉल, इसकी प्रमुख शब्दावली है बूस्टर, लव, एरियल या रॉकी। बैडमिंटन की प्रमुख शब्दावलियां हैं कोर्ट है, लव ऑल है, बॉल सर्विस है, मैच पॉइंट है। और
अगला क्वेश्चन है, सूर्य और बुध के बीच की दूरी कितनी है? 62.91 मिलियन किलोमीटर, 57.91 मिलियन किलोमीटर, 54.91 मिलियन किलोमीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 57.91 मिलियन किलोमीटर, बी आंसर। अब हम देखते हैं सूर्य के बारे में। तो सूर्य हमारे सौरमंडल का प्रधान होता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लगता है। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है और यह हमारे पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। अब कुछ ग्रहों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हम देखते हैं। पहला है बुध ग्रह। सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह होता है, सबसे छोटा और हल्का ग्रह होता है, इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं होता है। दूसरा है शुक्र ग्रह। यह पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है, सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह होता है। इसको सांझ का तारा या फिर भोर का तारा के नाम से भी जाना जाता है। इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है क्योंकि यह घनत्व में और आकार में पृथ्वी के ही समान होती है। अब मंगल ग्रह। मंगल ग्रह, इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसके दो उपग्रह फोबोस और डिमोस। अब बृहस्पति इस सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है वह गैनीमेड है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन है 12, 10, 8, 14। तो इसका सही आंसर है 12। भारतीय संविधान के बारे में, चूंकि भारतीय संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को जब संविधान को पारित किया गया था, तब हमारे मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी, जबकि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या बढ़ के 12 हो गई है। अगली डिटेल्स, जो 4 नई अनुसूचियां जोड़ी गई है उनके बारे में हम जानते हैं। 9वीं अनुसूची है, ये वर्ष 1951 में जोड़ी गई थी। इसे पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया था। इसमें भूमि से संबंधित प्रावधान है। 10वीं अनुसूची है, इसे 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत जोड़ा गया था। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान है। 11वीं अनुसूची, इसे 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ा गया। इससे पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। 12वीं अनुसूची, इसे 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के तहत जोड़ा गया। इसमें नगर पालिका से संबंधित प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन है संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब हम जानते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के बारे में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, इसकी स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किया गया था और यह भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। भारतीय पुरातत्व विभाग क्या, जो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में इसकी स्थापना की गई थी। भारत के कुछ प्रमुख विभाग एवं संस्थान के बारे में आप जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, इसकी स्थापना हुई थी 1891 में। संबंधित मंत्रालय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय से संबंधित है। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना 1945 में संस्कृति मंत्रालय से संबंधित है। संगीत नाटक अकादमी, इसकी स्थापना 1953 में हुई थी, संस्कृति मंत्रालय से संबंधित है। ललित कला अकादमी 1954 में इसकी स्थापना हुई थी, यह संस्कृति मंत्रालय से संबंधित है। मुझे उम्मीद है दोस्तों हमारी यह MCQ की सीरीज आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगी। हमारी MCQ के अगली सीरीज के लिए हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।